हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के आपका एनसीईआरटी का आपका जो साइंस का चैप्टर है क्लास 7th का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। इसके सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, डिटेल में आप लोगों को मैं समझाऊंगा और इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को याद होते हैं क्वेश्चन आंसर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को अगर सॉल्यूशन देखना है या फिर कोई चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है ये। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर, प्राणियों में पोषण। पहला यहाँ पे प्रश्न है अभ्यास का, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरने हैं, फिल करने हैं यहाँ पे ब्लैंक्स को। तो पहला यहाँ पे है मानव पाचन में प्रमुख चरण। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें पाचन कैसे शुरू होता है, किन किन चरणों से जाता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले अंतःग्रहण, यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे। अंतःग्रहण करते हैं, यहाँ पे अंतःग्रहण भरा फिल होगा। अंतःग्रहण मतलब हम भोजन करते हैं पहले, फिर उसका पाचन शुरू होता है। फिर पाचन के बाद जो उसमें से हमारे शरीर के द्वारा चीज़ें निकालनी होती हैं उस भोजन से, विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन होते हैं, एनर्जी होती है, वसा होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ से शरीर हमारा निकालता है। फिर उसको सही सही जिस अंग को जो चाहिए वहाँ पे वो क्या करता है, स्वांगीकरण करता है, मिलाता है उन सब चीज़ों को। फिर उसके बाद भोजन का निष्कासन करता है, यानी कि वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये है हमारा चरण, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और यहाँ पे निष्कासन। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की यकृत है, आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका जीके का भी क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में अगर बोले तो लीवर है, यानी कि यकृत है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश 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 का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करता है। तो यहाँ पे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे पाचक, उसके साथ साथ पाचक रस जो आपके होते हैं यहाँ पे उससे निकलता है, क्या कहते हैं उसको, पित्त रस के रूप में निकलता है। पित्ताशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पित्त रस निकलता है जो यहाँ पे भोजन को पचाता है अमाशय में। उसके बाद यहाँ पे है आपका अगला क्वेश्चन, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश 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 कहलाते हैं। तो उनको कहा जाता है यहाँ पे दीर्घ रोम कहा जाता है, दीर्घ रोम कहा जाता है, याद रखिएगा, दीर्घ रोम भर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, यहाँ पे देखेंगे तो दीर्घ रोम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पे इस तरीके की आकार की होती है उंगलियों की तरह, इस तरीके से, तो इसको कहते हैं दीर्घ रोम। आपकी ये छोटी आंत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, दीर्घांत मतलब बड़ी आंत, याद रखिए। कुछ शब्द आपके जो बुक में दिए गए हैं इसको सरल भाषा में भी लिखा जा सकता था, क्षुद्रांत को छोटी आंत लिख देते तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए हूँ ही। तो दीर्घ रोम होते हैं उंगलियों के आकार का क्षुद्रांत में। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन, अमीबा भोजन का पाचन डैश 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 में करता है। तो यहाँ पे खाद्य धानी होती है, यहाँ पे खाद्य लिख रखा है मैंने, देख के आप लिख भी सकते हैं। देखिए, अमीबा भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। वहाँ पे खाद्य धानी में क्या होता है, जैसे अमीबा का आकार तो आपने देखा ही होगा, ऐसे 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 होता है। जब भोजन आता है तो यहाँ पे कोई भोजन आता है तो वो उसके चारों तरफ फैल जाता है, उसको भोजन को अंदर ले लेता है। फिर वहाँ पे खाद्य धानी में एक रस का स्राव होता है जिससे भोजन पच जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। सत्य एवं असत्य कथनों का चयन करना है, चिन्हित करना है। तो मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। मंड यानी कि स्टार्च का पाचन क्या अमाशय से प्रारंभ होता है? बिल्कुल गलत है। आपका जो मंड होता है इसका पाचन आपके मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, लार ग्रंथियाँ इसको पाचन करना शुरू कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, मतलब यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया, असत्य लिख लीजिएगा इसके सामने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा ख वाला देखिए, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, लाला ग्रंथि को ही लार ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो लाला ग्रंथि को लार ग्रंथि जब कहते हैं यहाँ पे,
तो जीभ जो होता है क्या उस लार ग्रंथि को भोजन में मिलाने के लिए सहायता देता है? तो बिल्कुल जीभ ही होता है जो लार ग्रंथि को आपके भोजन के साथ मिलाता है, यानी कि ये हो गया बिल्कुल सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, पित्ताशय मंड पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होते हैं। तो पित्ताशय जो होता है उसमें पित्तरस आपका सही है, ये सत्य है। अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जो पित्तरस होता है उसका सिक्रीशन आपका जो उसको निकालता है कौन? आपका यकृत। तो यकृत तब निकालता है ये जब आप भोजन करते हैं, अपने मुंह में भोजन डालते हैं, जब ये आपके स्टोमक में पहुंचता है तो आपका यकृत इधर जो होता है वो आपका पित्तरस निकालता है, जो आपका पित्तरस जाके यहाँ पे आपके पित्ताशय में इकट्ठा होता है। जब भोजन आप करते हैं तो भोजन के साथ ये मिल जाता है और यहाँ पे HCl और पित्तरस मिलके भोजन को पचाते हैं। तो ये आपका अस्थायी रूप से सही है कि जो पित्तरस है वो पित्ताशय में अस्थायी रूप से भंडारित होता है, वहीं पे रहता ही नहीं है, वहाँ पे आता है फिर वो भोजन में मिल जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है सभी का, यहाँ पे देखेंगे पहले वाले का जो था, जो मंड का जो पाचन था वो अमाशय में होता है, वो गलत था और बाकी दोनों सत्य थे। अब ये वाला देखेंगे, रूमिनेंट निकली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो बिल्कुल ये सत्य है। रूमिनेंट जो होते हैं वो जो घास आप देखे होंगे गाय भैंस खाते हैं, वो अपने वापस उस चीज़ को मुंह में लाके वो चबाते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, सत्य है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे देखिए, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह अंग क्या कहलाता है? मतलब कि वसा जब आप लेते हैं अपने भोजन के साथ, भोजन में वसा वाला खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो उसका पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है? तो वो होता है आपका छोटी आंत में, क्षुद्रांत में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्षुद्रांत। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जल का अवशोषण मुख्य जिस अंग द्वारा किया जाता है वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बृहदांत। जब आपका भोजन पच जाता है तो उसमें जब वेस्ट वाला प्रोडक्ट रहता है लास्ट में, उसमें से कुछ जल पदार्थ रह जाते हैं, लिक्विड कुछ रह जाता है, तो उसका जो अवशोषण करता है, क्योंकि शरीर को आपके शरीर को जल के अच्छे मात्रा की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से भी वेस्ट में से भी वो बृहदांत जो होता है, बड़ी आंत, वो जल का अवशोषण कर लेती है अपने शरीर में वापस। कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान कराना है। यहाँ पे दो तरफ कॉलम है, देखेंगे कॉलम ए कॉलम बी। पहला है खाद्य घटक, तो खाद्य घटक का यहाँ पे सीधे सीधे है पाचन में उत्पादक, सामने से ही इसका सही है। ठीक है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपका है आपका शर्करा यहाँ पे मिलता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने मिला के दिया भी हुआ है। खाद्य घटक के सामने पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट शर्करा से मिल जाएगा, प्रोटीन से निकलता है आपका एमिनो अम्ल, और वसा जो होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल आपका इसमें से मिलता है। इसको मिला के देख लीजिएगा। दीर्घ रोम क्या है इसके बारे में आपको बताना है। जो उंगलियों के आकार का मैंने बताया था ना कि आपके क्षुद्रांत में मिलता है उंगलियों के आकार का, उसके बारे में आप पूछ रहा है कि क्या है ये, कि दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन से के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन रहता है उसके लिए वो स्पेस बनाता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल जैसे फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह में से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि जो भोजन पचता है उसमें से जो आपके विटामिन प्रोटीन होते हैं वो अवशोषित होते हैं शरीर में, तथा रुधिर वाहिकाओं में वो फिर आपके ब्लड में, खून में चले जाते हैं। अगला है पित्त कहाँ निर्मित होता है? भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है पित्तरस? तो पित्तरस आपका यकृत, जो गहरे लाल भूरे रंग का होता है, आपने यकृत देखा होगा, लीवर देखा होगा, आपका जो मानव शरीर होता है इस तरीके से मानव शरीर होता है ना, ये मेरा आर्ट बहुत गंदा है, तो इस साइड वाले में जो आपका ये यहाँ पे होता है, इधर तो आपका हार्ट होता है, इधर हार्ट होता है, लेकिन जो इस साइड होता है दाहिनी तरफ, वो आपका होता है यकृत यानी कि लीवर। लीवर आपका रंग उसका होता है लाल और भूरे रंग का, गाढ़े लाल रंग का ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिणी ओर अवस्थित यानी स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस का यहाँ पे, इसको काट दीजिए, नस ने स्रावित करती है, पित्तरस को बनाती है। इसका मतलब है जो एक थैली में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पित्तरस जिसे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण, यानी आप कोई फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं तो उसके पाचन में आपका पित्तरस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां, क्या उस
कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव नहीं करता, द्वारा नहीं। रूमिनेंट यानी कि जो जानवर जीव जंतु हैं उनके द्वारा किया जाता है, जानवरों के द्वारा, लेकिन मानव द्वारा नहीं किया जाता। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये बहुत काम देने वाला है। उस आपका वसा का नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो कि आपके घास फूस में ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। रूमिनेंट सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रूमिनेंट में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में थैली जैसी संरचना में सेल्यूलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो उस सेल्यूलोज को पचा देते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन मानव में के आहार नाल में वो ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, इसलिए सेल्यूलोज को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते, इसलिए रूमिनेंट उसको आराम से पचा लेते हैं और मानव सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत मिल जाती है? आप देखे होंगे, आप ग्लूकोन डी पिएंगे, कुछ ऐसे पदार्थ खाएंगे जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो तो तुरंत चीनी खा लीजिए आपको लगेगा हाँ एनर्जी आ गई शरीर में। तो यहाँ पे देखिए शरीर में क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो आपके शरीर में ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है, यानी कि सबसे सूक्ष्मतम जो रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है ग्लूकोज। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही, जैसे ग्लूकोज अगर खाए तो सीधा ही आपके शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, जिस कारण हमको क्या होता है, ग्लूकोज से तुरंत हमको एनर्जी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे देखिए आहार नाल में कौन से भाग के द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं वो आपको बताना है। पचे हुए भोजन का अवशोषण, आप सभी को पता है कि आपका ये क्षुद्रांत में, छोटी आंत में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्षुद्रांत। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे भोजन को चबाना, आपका मुंह आपका चबाता है, मुंह गुहिकाएँ होती हैं वो भोजन को चबाती हैं। जीवाणु नष्ट करना, जीवाणु को जब आपके जैसे कुछ भोजन में जीवाणु है तो वो अमाशय में स्टमक में नष्ट हो जाते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा क्षुद्रांत में होता है। छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत, देख लीजिए चौथे क्वेश्चन का आंसर क्षुद्रांत लिखा गया है। तो भोजन का आपका पूर्ण रूप से पाचन होता है वो क्षुद्रांत में होता है, यानी छोटी आंत में होता है। मल का निर्माण कहाँ होता है? मलाशय में होता है। मल का निर्माण बृहदांत में होता है, मलाशय में तो इकट्ठा होता है जहाँ से बाहर निकल जाता है। बृहदांत में मल का निर्माण होता है जहाँ से आपके पानी का अवशोषण हो जाता है आपके शरीर में वापस, और आपका मल का निर्माण होता है, फिर उसके बाद वो मलाशय में जाता है, वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव एवं अमीबा के पोषण में कौन एक समानता एवं अंतर है, लिखिए। तो यहाँ पे समानता क्या है, देखिए कि भोजन पचाने के लिए मानव और अमीबा दोनों क्या करते हैं? पाचन रसों का निर्माण करते हैं, पाचन रस से भोजन पचता है। और अंतर क्या है? मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है, लेकिन अमीबा उसको चबा नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर दांत तो होते नहीं हैं। तो वो घेर लेता है अपने भोजन को, ऐसे यहाँ से भोजन आया उसके चारों तरफ फैल गया, ये अमीबा के अंदर आ गया, यहाँ से पित्त रस का स्राव होगा, फिर भोजन पच जाएगा। लेकिन मानव क्या है? उसको चबाता है। अगला क्वेश्चन है ए से बी को मिलाना है। लाल ग्रंथि या फिर लाल ग्रंथि या फिर लार ग्रंथि भी इसको कहते हैं। इससे क्या होता है? लाल रस स्रावित होता है, लाल रस स्रावित होता है। अमाशय जो होता है आपका, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मैं मिला दिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए ए बी को। अमाशय जो होता है अम्लों का निर्मोचन होता है यहाँ पे। यकृत जो होता है वो पित्तरस को बनाता है, स्रावित करता है। मलाशय जो होता है बिना पचे भोजन का भंडार है, अभी बताया था ना मैंने मलाशय, वो आपके बचे जो भोजन पच जाता है उसके बाद जो भंडारण होता है, जो वेस्टेज होते हैं, बिना पचा हुआ भोजन जो निकलना चाहिए जिसको बाहर, उसको यहाँ पे भंडारित करता है, इकट्ठा करता है। क्षुद्रांत जो होता है वो पूर्ण रूप से पाचन करता है भोजन का, और बृहदांत जो होता है जल का अवशोषण करता है शरीर के लिए, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको बनाना है चित्र। तो यहाँ देखिए पित्तरस होता है, पित्ताशय होता है, ये आपका स्टोमक होता है जो आकार में जे आकार का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। ये अग्नाशय है, ये पूरा अग्नाशय। बड़ी आंत, ये वाला जो है ये बड़ी आंत है, जो बाहर देखेंगे मलाशय से मिलता है इसमें। उसके बाद ये क्षुद्रांत है, ये जो अंदर के हिस्से हैं, छोटी आंत है। तो यही देखा है, मानव पाचन तंत्र का फिगर दिखाना था। अब 13 नंबर का क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में इसके अलावा ही बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नहीं, केवल हरी सब्जियां या घास खाकर भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेल्यूलोज, विटामिन और खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषक
पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हों। तो ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को याद हुए हों क्वेश्चंस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।